हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, यानी अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो इस तरीके से आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों कि 1951 में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि 1951 में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, तो कौन सी अनुसूची इसमें जोड़ी गई दोस्तों। तो इसमें देखिए पहले संशोधन द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है नवी अनुसूची। तो हम बात कर लेते हैं कि नवी अनुसूची में है क्या, तो भूमि सुधार से संबंधित है। ये नवी अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों, भूमि सुधार से संबंधित। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि भूमि सुधार से संबंधित ये नवी अनुसूची आपकी है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में आपको याद होना है दल बदल। 10वीं अनुसूची में है दल बदल और उसे किस 52वां संविधान संशोधन, उसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कितने में दोस्तों, 1985 में, 1985 में ये आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और उसमें है क्या, कौन सा विषय, तो दल बदल। किससे संबंधित है, दल बदल से। और नवी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, पहला संशोधन 1951 में। तो इस तरीके से इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हो जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए एक भारतीय नागरिक का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम कितने साल काम करना जरूरी है। यानी क्वेश्चंस क्या है कि उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें नियुक्ति के लिए कोई भी भारतीय नागरिक हो वह कम से कम उच्च न्यायालय में कितने साल तक, यानी कितने अवधि तक कार्य किया होना चाहिए, यानी वह कितने साल तक काम करना ज़रूरी है उसके लिए, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति उसे मिल सके। तो उसके लिए वह उच्च न्यायालय में कम से कम दोस्तों 5 साल तक कार्यरत होना चाहिए, यानी 5 साल तक कार्य किया होना चाहिए वह उच्च न्यायालय में, तभी वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यहाँ पर बन सकता है। तो इस तरीके से इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य का सीमा बदलकर नए राज्य का गठन कर सकता है। यानी देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सीमा को बदलकर नए राज्य का गठन कर सकता है। तो आपको 2 अनुच्छेद यहाँ पर याद रखना है। देखिए ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि यह जो भारत में राज्य हैं, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, जो भारत में राज्य हैं उनकी सीमा बदलकर या उनके नाम में परिवर्तन कर या उनमें नए राज्य का गठन कर सकता है, ये अनुच्छेद 3 कहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि वह जो जब बाहर से कोई राज्य भारत में शामिल होता है तो वह उसके लिए अनुच्छेद 2 है। जैसे बाहर कोई अलग स्टेट से है, कुछ अलग देश से यहाँ पर कोई राज्य भारत में शामिल हो रहा है तो उसके लिए आर्टिकल 2 के तहत यहाँ पर संशोधन होता है, यानी आर्टिकल 2 के तहत उसे शामिल किया जाता है। लेकिन जो अनुच्छेद 3 है, यहाँ पर आर्टिकल 3 है, वह भारत में ही जो राज्य हैं, भारत में जो शामिल राज्य हैं उनके क्षेत्र को कम करना या उनमें कोई बदलाव करना या उनके नाम में कोई बदलाव करना, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। लेकिन जो नए राज्य हैं जो भारत में नहीं है और भारत में शामिल किए जाते हैं वे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किए जाते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये दोनों अधिकार किसके पास है कि इनके नाम में परिवर्तन करना या नाम को बदलना, ये अधिकार आपके संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी दोस्तों इसे हम कहते हैं महालेखाकार या इसे CAG कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो CAG कहते हैं। अब इसमें पूछा है कि कार्य अवधि कितनी होती है, यानी इसके जो कार्य करने की अवधि होती है वह कितनी होती है। तो याद रखेंगे इसका होता है अवधि 6 साल, 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 6 साल की अवधि हो या 65 वर्ष की आयु, इसमें जो भी पहले हो। अब ये इसी से संबंधित हम याद कर लेते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का आपको याद होगा कि 5 साल राष्ट्रपति के लिए होता है और वही 5 साल किसके लिए होता है, प्रधानमंत्री के लिए भी होता है।
तो इस तरीके से आप, और 5 साल की बात करें तो 5 साल उपराष्ट्रपति के लिए भी होता है, उनकी जो अवधि कार्य अवधि होती है 5-5 साल की होती है, तो ये आप याद रखेंगे इन्हें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन संसद दोनों सदनों को या किसी एक सदन को स्थगित कर सकता है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा या लोकसभा, संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन को स्थगित कर सकता है। तो ये जो अधिकार है संसद को स्थगित करने का, उसमें दोनों सदनों को, राज्यसभा लोकसभा दोनों को, या संसद किसी एक सदन को जो स्थगित करने का अधिकार हुआ हमारे राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार, तो ये भी राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार है कि लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। तो इन दोनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है। संसद के संगठन यानी संसद का गठन, तो कौन सा अनुच्छेद यहाँ संसद से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आर्टिकल 79 यानी दोस्तों अनुच्छेद 79, ये आपका होता है संसद का गठन यानी संसद का संगठन कहें तो ये संसद के गठन से संबंधित है। अब अगर बात करें दोस्तों इसी में राज्यसभा की, तो 80 में आर्टिकल 80 में आपका है राज्यसभा, आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा है। और अगर आर्टिकल 81 की बात करें तो आर्टिकल 81 में आपका लोकसभा। तो इन दोनों आर्टिकल को भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि 79 में यानी 79 में आपका है संसद, 80 में राज्यसभा, पहले राज्यसभा आएगा फिर उसके बाद लोकसभा। और अगर बात करें इसमें उच्च सदन कौन है, तो राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है और लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को इस दिन अंगीकार किया था। यानी दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया था, ये हमसे पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था और इसी दिन आपका राष्ट्रगान भी अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रगीत भी अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रगान भी अपनाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट डेज इसी पे और याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया 24 जनवरी 1950 को ही, इसे भी आप याद रखेंगे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया। तो भारतीय तिरंगे को जो अपनाया गया संविधान सभा द्वारा वह आता है तारीख 22 जुलाई 1947, 1947, 22 जुलाई 1947 को ये हमारा दोस्तों अपनाया गया राष्ट्रीय झंडे को यानी राष्ट्रीय तिरंगे को अपनाया गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा? विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या बात करें कि लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो आप याद रखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर ऑप्शन नंबर बी, ये लोकसभा के प्रथम सभापति थे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न यहाँ पर समझ में आ गए होंगे और आपको सब प्रश्न याद हो गए होंगे कि किसका कौन सा आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।